गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हमारे व्यूवर्स के सवालों के ऊपर। काफ़ी व्यूवर्स ने कमेंट्स करके बहुत से सवाल पूछे हैं, आज मैं उन्हीं के जवाब दूंगा। हमारा सबसे नंबर एक सवाल है, माई जी नेटवर्क अधूरी जानकारी शेयर नहीं करना चाहिए। बड़ी नाराज़गी है सर आप में, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि जो आपने शॉर्ट वीडियो देखा है, ये मैंने मेरे मेन वीडियो का ही शॉर्ट बनाया है। और बनाने का शॉर्ट मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। जो मेरे मेन वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसी के 3 या 4 शॉर्ट मैंने बनाए थे, जिसमें से आपने देखा था। और उसमें संभवतः आगे की जानकारी आपको नहीं मिल पाई जो साइटेशन के बारे में, तो आप उसको मेरे चैनल पर जाकर जो मुख्य वीडियो है, जो तकरीबन 28 या 30 मिनट का है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल जानकारी मेरे द्वारा दी गई है। और मैं अधिकतर मैंने अभी एक नई शुरुआत की है शॉर्ट वीडियो बनाने की, जिसमें मेरा जो मेन वीडियो होता है उस वीडियो को ही मैं शॉर्ट में क्लिप बना के शॉर्ट में अपलोड कर देता हूँ, ताकि मेरे जो दूसरे व्यूवर्स हैं जिन तक मेरे वीडियो पहुंच नहीं पाते हैं, वो आसानी से उस शॉर्ट के जरिए मेन वीडियो तक पहुंच पाए। मेरा वीडियो शॉर्ट बनाने का मेन पर्पस यही है कि उस शॉर्ट को देख के वो मेन वीडियो को मेरे चैनल पर आकर देख सकें, ताकि वो उनकी समस्या का समाधान कर लें। तो सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी नाराज़गी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि मुझे इतना अच्छा सवाल का जवाब देने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको इसके लिए। हमारा अगला जो क्वेश्चन है राहुल शर्मा जी का है, जिन लोगों को कॉप 2025 में मिला उन लोगों को भी भरना होगा। ये इन्होंने इस वीडियो के नीचे सवाल किया है। नोटरी एक्ट का नियम 14 क्या है? नोटरी एडवोकेट द्वारा प्रतिवर्ष रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। तो सर इसमें जिन जिन को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो गया है, तो इसमें हमें नोटरी सेल की सर गाइडलाइन का इंतजार करना होगा कि वो क्या गाइडलाइन देते हैं। उसी गाइडलाइन के हिसाब से हमें आगे कार्रवाई करना होगी। और बाकी जो मैंने वीडियो में डिटेल में जानकारी दी है, वो जानकारी अपनी जगह है ही मौजूद, लेकिन नोटरी सेल के द्वारा हमें क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, हम आगे उसी प्रकार से आगे की कार्रवाई करेंगे। हमारे अगला क्वेश्चन है डी के शर्मा सर, गंगानगर राजस्थान। वो प्रणाम कर रहे हैं और थंब बना रहे हैं। सर ठीक है सर, प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार सर आपको। शर्मा जी वकील साहब, आपके 5 या 6 सवाल थे लगभग, मैंने आपके 6 ही सवालों के जवाब दे दिए हैं सर। जो भी मुझसे बन सकता था, जहां तक मुझसे कोशिश हो सकती थी, चूंकि मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ। आप भी एडवोकेट हैं, मैं भी एडवोकेट हूँ। और जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसी पढ़ाई कोशिश और मैं भी करता हूँ। और आप लोगों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करता हूँ मैं। और उम्मीद है कि जो आपने नोटरी से रिलेटेड सवाल पूछे थे मुझसे, उनके मैंने सभी के जवाब दे दिए हैं, सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं मैंने आपके। और वो आप ही का भी, आप ही का सवाल नहीं है सर, वो तो ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स के ही सवाल हैं। इतने बेहतरीन आपने सवाल पूछे कि मुझे उम्मीद है कि उस सवालों के जो जवाब मैंने दिए हैं, तो उनसे कई लोगों की समस्या का समाधान हुआ होगा, कई नोटरी एडवोकेट्स के लिए वो लाभकारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके लिए, शर्मा जी वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले व्यूवर्स को देखते हैं। हमारे हमारे अगले व्यूवर्स हैं डी के सिंह साहब हैं ये। मकान के अलावा खेती की जमीन भी बहुत है, जो पूरी सूची की जानकारी मुझे नहीं है। अलग अलग मौजा में बहुत सारी संपत्ति है, मैंने टाइटल सूट किया है, लेकिन मेरे पास बहुत कम प्रॉपर्टी का पेपर है। अपने पिता से सारी प्रॉपर्टी का पेपर कोर्ट में कैसे जमा कराएं, कानून क्या है सर, प्लीज बताएं, हेल्प। वैसे सर एक बात की मैं आपको जानकारी दे दूं कि पहले तो आपने आपका पूरा क्वेश्चन मुझे स्पष्ट लिखा नहीं, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन स्पष्ट लिखते हैं तो मैं उसका स्पष्ट जवाब दे पाता हूं। अब आपके पिता की जो है कि आपकी लड़ाई हो गई, हालांकि पिता तो भगवान तुल्य होते हैं, पिता के तो चरणों में गिर के सर हमें माफी मांग लेना चाहिए। वो चाहे पूरी प्रॉपर्टी किसी को दान भी कर दें, तो हमें क्षमा मांग लेना चाहिए कि पिताजी हमें माफ करो आप, और हम आपके पुत्र हैं, हमें आपकी सेवा का मौका दें आप बस। ये एक परम कर्तव्य है पुत्र का, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। हालांकि पुत्र के अंदर नाराजगी होती है पिता के लिए, कई बार ऐसा होता है कि विचार नहीं मिल पाते हैं कई बार। और जब पुत्र युवा अवस्था की ओर बढ़ता है, तो उसके अंदर एक बगावत रहती है अपने पिता से, और तीर और कमान के संबंध रहते हैं पिता के अक्सर तने तनाए बिल्कुल। लेकिन सर ये एक आजमाइश और इम्तिहान है। हालांकि आप आपके पिता से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे आपसे जो भी आपकी समस्या है उसका मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी पिता तो सर ईश्वर तुल्य होते हैं,
मतलब ईश्वर के बाद जो दूसरा स्थान होता है वो माता पिता का होता है। हमारे मन की जितनी भी नाराजगियां हैं उन सबको दूर हटा के हमें उनसे क्षमा मांग के और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। प्रॉपर्टी तो आनी जानी चीज है सर, लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगा जो आपने मुझसे सवाल पूछा है। लेकिन चूंकि मैंने आपसे फिर ये कहा, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि एक पिता ने 3 शादियां कर ली, 4 शादियां कर ली। मतलब ये मैं किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने हर जगह देखा है, हर धर्मों में देखा है, मैंने कई जगह पाया है। अब उनकी अलग अलग पत्नियों की अलग अलग संतानें हो गई, उनमें विवाद पैदा होने लगे। ये एक स्थिति बिल्कुल डिफरेंट हो गई। पता लग रहा है कि आपके एक ही माता पिता हैं और आप उनकी संतान हैं और आपके सगे भाई बहन मौजूद हैं, ये स्थिति अलग हो गई। तो ये जो मैंने आपसे एक बतौर जानकारी के एक रिक्वेस्ट आप मेरी मान लें, या आप जिसको आप मेरा अनुरोध मान लें, ये मैंने एक माता पिता की संतान है कोई, उनके एक ही माता पिता है और उनकी वो संतान है, या तो इकलौती संतान है, भाई बहन है। तो सर ऐसे में मधुर संबंध खराब ना करें। जीवन एक बार मिला है और हम सब लोगों को जाना है, यहाँ पृथ्वी पे रहने हम कोई नहीं आए। और पिता तो हमारे जो है कि ईश्वर समान है। तो सर हमें तो पिता का सम्मान करना चाहिए, उनसे तो हाथ जोड़ के हमें क्षमा मांग लेना चाहिए कि पिताजी आप हमसे जो गलती हो गई वो माफ कर दें। हालांकि एक इतना कड़वा जहर है कि पीना बड़ा मुश्किल होता है इंसान के लिए जब नाराजगी होती है। लेकिन अचानक अगर पिताजी चले जाते हैं तब उनके जाने का हमें एहसास होता है, हमें अकेलापन महसूस होता है जीवन में कि हमारे पिताजी शांत होकर चले गए। तब हमारी आंखें खुलती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि मैं सर आपसे क्षमा क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, क्योंकि आपके मन में जो गुस्सा है, जो आपने अदालत में मुकदमा ही लगा दिया। तो मेरा ये जो है कि ये जो बात मैंने कही है सिर्फ आप ही से नहीं कही है सर, ये एक मैंने जनरल बात कही है, एक जनरल बात। आप इसको अपने ऊपर मत लेना डीके सिंह साहब, आप इसको अपने ऊपर बिल्कुल मत लेना। मैंने आपके ऊपर नहीं कही है बात, मैंने तो एक जनरल बात कही है कि पिता एक ईश्वर समान होते हैं और उनके चरणों में हमें हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। जवाब देने से पहले फिर मैं आपसे कह देता हूँ कि ये जो मैंने बात कही, इसको आप पर्सनली अपने ऊपर ना लेना। ये मैंने एक जनरल बात कही है, एक समझाने के लिए बात कही है, जो अमूमन कई लोग के ऊपर ये लागू होती है। और ये एक सच्ची भी बात है कि पिता माता ईश्वर समान होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सर। श्रवण कुमार का भी आपने वाकया सुना होगा, उन्होंने तो पालकी में बिठा के तीरथ करा दिया था, वो एक काफी मशहूर वाकया है। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं। एक ओवैस करनी का भी वाकया, अरब का वाकया है वो भी। उन्होंने अपनी माता की इतनी खिदमत की थी कि उस समय के जो साहबी थे वो उनसे दुआ कराने गए थे, उन्होंने दुआ की थी। अब ठीक है सर, वो आगे की बात है। तो आपका जो सर है कि मकान के अलावा खेती की जमीन भी बहुत है, जो पूरी सूची की जानकारी मुझे नहीं है। तो सर मैं सबसे पहला ये जानना चाहता हूँ कि आपके पिताजी की कितनी संपत्ति है, ये गांव में है कि शहर में है? यदि गांव में है सर, तो इसके लिए आप आपके ग्राम के हल्का पटवारी से आप संपर्क करें। आपके पिताजी की कितनी संपत्ति है उस गांव में उनके नाम से, वो उनके रिकॉर्ड में बिल्कुल मौजूद होगी। आप आपके तहसील से, लोक सेवा केंद्र से खसरा, B1 नक्शा और ऋण पुस्तिका की प्रमाणित कॉपी आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर एक रास्ता आपको हो गया सर, नंबर एक तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरी स्थिति, यदि शहरी क्षेत्र में आपके पिता की संपत्ति स्थित है तो नगर पालिका से उनका रिकॉर्ड आपको मिल सकता है भवन प्रमाण पत्र के रूप में, जहां टैक्स रसीद हर साल जमा कराई जाती है। अब चूंकि ये तो संभव नहीं है सर, जैसा कि आप लिख रहे हैं कि कितनी प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी के पेपर कैसे जमा कराऊं, तो आपको ये तो पता होगा सर कि वो प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। भाई 50 प्रॉपर्टियां हैं कि 100 प्रॉपर्टियां हैं कि 10 प्रॉपर्टियां हैं, ये तो आपको नॉलेज होगा आपके पिता की प्रॉपर्टी का। एक गांव में है कि 10 गांव में, ये तो आपको मालूम होगी। अगर 10 गांव में है तो 10 गांव के पटवारी से आप संपर्क करें और उनसे कहें कि सर मेरे को खसरा, B1 नक्शा और ऋण पुस्तिका, इसकी प्रमाणित कॉपी आप दें। उसमें पूरा रिकॉर्ड आपके पिताजी की खाली सारी खेती की जमीन का रिकॉर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। मकान का है तो आप शहरी क्षेत्र में है तो नगर पालिका से, ग्रामीण क्षेत्र में तो आप पंचायत से उसका रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। आप कोर्ट में कैसे प्रस्तुत करवाएं, इसके लिए मामला ये बनता है सर कि जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था दस्तावेजों का प्रकटीकरण, आदेश 11 नियम 12 CPC, उसी के नीचे आपने कमेंट्स की है। तो वो स्थिति सर ये है कि यदि आपने दावा पेश किया है, आपने क्या लिखा है, मेरे पास बहुत कम प्रॉपर्टी का पेपर है, अपने पिता से सारी प्रॉपर्टी का पेपर कोर्ट में कैसे जमा कराएं। तो सर दावा आप पेश कर रहे हैं कि आपके पिता पेश कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। यदि आपने दावा पेश किया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि सारे कागज आप
अपने दावे के साथ पेश करें। जैसे कि मैंने मेरे वीडियो में भी बताया था, आदेश 7 नियम 14 में सीपीसी में ये वादी की जिम्मेदारी है और कि वो सभी दस्तावेजों की सूची तैयार करके न्यायालय में जज साहब के समक्ष प्रस्तुत करे। और इसी के अलावा बर्डन ऑफ प्रूफ धारा 104 एविडेंस एक्ट के तहत यह भी वादी की जिम्मेदारी है कि वो उसके दावे को साबित करे। वो उसके पिता की प्रॉपर्टी में वो पैतृक संपत्ति है, अगर आपकी आपका जन्म से हक है वो, अब वो आपके क्या सर सिचुएशन है मुझे तो पता भी नहीं है, खाली 2 लाइन आपने लिखी है। क्योंकि ये मुकदमे इस प्रकार के बड़े डिफिकल्ट तरीके की सिचुएशंस के होते हैं कि उसमें कितने वारिस हैं और स्वअर्जित प्रॉपर्टी है कि पैतृक प्रॉपर्टी है, ये सारी बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन आपका जो सवाल है कि दस्तावेज कैसे करवाएं आप कोर्ट में पेश, तो उसके लिए सर दस्तावेज प्रकटीकरण का जो आवेदन है आदेश 11 नियम 12 सीपीसी का, तो ये उस स्थिति में सर होता है कि यदि आप वादी हैं और आपने अपनी प्रॉपर्टी का दावा किसी दस्तावेज के आधार पर किया है, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में मेरे पर्सनल उदाहरण से इस बात को मैंने बता के समझाया था कि वो केस में डिसीजन भी हो चुका है और उस केस में वादी ने उसके दादा को वादग्रस्त संपत्ति का मालिक बताया था, वाद पत्र के पैरा क्रमांक 2 में और आदेश 18 नियम 4 सीपीसी के शपथ पत्र के पैरा क्रमांक 3 में उसने यही बात लिखी थी। और उसके दावे का मुख्य आधार यही था कि वादग्रस्त संपत्ति के उसके दादा मालिक और कब्जाधारी थे। तब हमने उसमें आदेश 11 नियम 12 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आवेदन पेश करके न्यायालय से निवेदन किया था कि इनका दावा इसी मुख्य आधार पे है, तो सर इनसे इस दस्तावेज का प्रकटीकरण करवाया जाए। ये चीज एक अलग चीज हो गई। आप न्यायालय से निवेदन न्याय प्राप्ति हेतु जो उसने प्लीडिंग में किया है उसको प्रकट करने के लिए आप न्यायालय से मांग कर सकते हैं। अब चूंकि आपने दावा पेश किया और आप चाहते हैं कि आपके पिताजी सारी संपत्ति की सूची लाके कोर्ट में जज साहब के सामने रख दें और आप जज साहब से कहें कि साहब इसमें मेरा हिस्सा मुझे दे दो, तो सर ऐसा कोई कानून नहीं बना है, ऐसा कोई लॉ नहीं बना है जो आप कह रहे हैं। यदि आपके पिता कोर्ट में दावा पेश कर दे बंटवारे का और उनके द्वारा उस दावे में 5 संपत्तियों का उल्लेख किया जाता है, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, और 5 संपत्तियों में से 2 संपत्ति के दस्तावेज कोर्ट में पेश किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जमीन है तो खसरा बीवन ऋण पुस्तिका और नक्शा उन्होंने पेश कर दिया 2 संपत्ति का और 3 का नहीं किया। तब ऐसी दशा में आप कोर्ट से ये निवेदन कर सकते हैं आदेश 11 नियम 12 के तहत कि मेरे पिता के द्वारा जो दावा पेश किया गया है तो उसमें से 2 संपत्तियों के दस्तावेज पेश किए गए और 3 के नहीं पेश किए गए, तो इन तीनों दस्तावेजों को पेश करवाया जाए संपत्तियों को। और चूंकि अगर वो पेश कर दे तो ठीक है, और अगर उनके पास होंगे ही नहीं तो कुछ कारण बताएंगे वो, और किसी बिना कारण की अगर उन्होंने लिख दिया है सिर्फ 2 संपत्तियां ही उनकी हैं और उन्होंने 3 के बारे में उल्लेख कर दिया है, तो वो फिर ऐसी स्थिति में वो आदेश 11 नियम 21 के तहत उनका दावा निरस्ती योग्य होगा उतना पुरता। तो इस प्रकार से ये सर जो है खेती की जमीन पे बहुत है, पूरी सूची के अनुसार जानकारी मुझे नहीं है। तो सर आप पिताजी के साथ ही पले बड़े, आपको आपकी जमीन आप बचपन में खेत पे गए होंगे, आपकी उम्र जो भी हो मुझको तो पता नहीं, लेकिन हर व्यक्ति बचपन में अपने माता पिता के साथ जाता है 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र तक तो वो पिता के साथ ऐसा रहता, बच्चा बन के रहता। जब नौकरी लग जाती है फिर वो पिता से दूर होता है, या कारोबार करता है तो कुछ दूर होता है, शादी हो जाती है तो कुछ दूर होता है, लेकिन रहता उन्हीं के साथ है, उन्हीं के आशीर्वाद में रहता है। तो आप आपका बचपन आपके पिता के साथ बीता, तो आप कभी खेत पे नहीं गए आपके पिता के साथ, क्या कभी आप मकानों पे नहीं गए, आपकी जमीन जायदाद करता कौन था कि मतलब आपकी पूरी चीज सर देखो मुझको खुलासा नहीं है, लेकिन आपका जो सवाल था उसका मैंने आपको जवाब दे दिया है कि आप इस तरीके से इनकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपको खुद को प्राप्त करना होगी और आपको खुद को ही कोर्ट में पेश करना होगी। आप कोर्ट से आदेश नहीं करवा सकते कि आपके पिता वो संपत्ति की सूची आपको लाकर पेश करें। तो इस प्रकार से सर मैंने आपको आपके सवाल का जवाब, कानूनी सवाल का जवाब दे दिया है। और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ श्री DK सिंह साहब कि जो मैंने कुछ पिता और पुत्र के संबंध में बात कही, तो वो बात मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं कही है, क्योंकि आपका आपके पिता से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था, तो उसी सिलसिले में बात थी, तो मैंने ये बात एक जनरल बात कही है। और ये आपसे इसको आप अपने ऊपर व्यक्तिगत बिल्कुल ना लें, ये एक सामान्य चर्चा है जो मेरे द्वारा सामान्य रूप से कही गई थी। क्योंकि आपको ये बुरी जरूर लग सकती है, क्योंकि जब आप अपने पिता के खिलाफ ही मुकदमा लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके उनसे संबंध तो काफी खराब हैं ही, तो आपको तो मेरी बात बड़ी कड़वी लगी होगी। लेकिन मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा निवेदन सिर्फ आपसे
जो है कि व्यक्तिगत नहीं है, एक जनरल बात इस मुद्दे पर कही थी कि पिता और माता ईश्वर समान होते हैं। श्रवण कुमार का मैंने एक वाकया आपको बताया था कि उन्होंने माता पिता को तीरथ करा दिया था पालकी में बैठा के। और ऐसे ही एक ओवैस करनी साहब ही हुए हैं, जो अरब देश के हुए थे, और उनका भी काफी, उन्होंने भी अपने बूढ़ी माँ की इतनी खिदमत की थी कि उन्होंने उनको दुआ दी थी कि तू मतलब मरने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रहेगा, ऐसा कुछ वो वाकया है। उनको देखेगा, उनका साथ पाएगा, जो भी मुझको पूरी डिटेल नहीं मालूम, लेकिन ओवैस करनी साहब का भी एक वाकया है, साहबियों ने भी उनसे दुआ कराई थी, उन्होंने भी अपने माता पिता की इतनी सेवा की थी। तो ये खैर मेरा एक जनरल मैंने कह दिया था सर आपके पिता पुत्र का विवाद देख के, लेकिन पर्सनल मैंने व्यक्तिगत नहीं कहा। फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, अगला सवाल देखते हैं। आइए सर। सर आप से बात करनी है। तो सर देखिए, ये है हमारे बंटी घुंटे, बंटी घुटे हैं साहब, ये मुझसे बात करना चाहते हैं। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं ऐसे तो बात आपसे नहीं कर पाऊंगा और मैं ऐसे नंबर देता भी नहीं किसी को भी, लेकिन मैं चूंकि एक एडवोकेट हूँ, मेरा प्रोफेशन एक एडवोकेसी का है, और मैं अपनी फीस लेके लोगों को कानूनी सलाह भी देता हूँ दावे मुकदमे भी लड़ता हूँ। तो यदि आपको मुझसे कोई कानूनी सलाह से रिलेटेड चर्चा अगर आप चाहिए, तो आपका पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर और कानूनी सलाह जानने का कारण आप लिख के मुझे भेजें। तब मैं आपके मोबाइल नंबर पर मेरा जो फीस का शेड्यूल है मैं आपको भेज दूंगा। यदि आपको उचित लगता है, उसको आप फॉलो करते हैं, तो फिर मैं आपसे फोन पे चर्चा कर लूंगा। और उससे आगे भी आप चाहते हैं तो दावा भी ड्राफ्ट कर दूंगा उससे। आप अगर आगे की जानकारी चाहते हैं केस लड़ने की, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। सारी फीस का शेड्यूल मैं शेयर कर दूंगा। बाकी ऐसे तो सर संभव नहीं है कि मैं आपसे बात कर पाऊँ, ठीक है सर, लेकिन इस तरीके से मैं आपसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके लिए भी समय निर्धारित होगा आपसे मीटिंग का। आपके सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मीटिंग का एक समय होगा फोन पे ही। फोन पे मैं 4 या 5 बार चर्चा करता हूँ एक बार की कंसल्टिंग फीस में, और उसमें मेरी पूरी कोशिश रहती है कि फोन पे उस फीस में आपकी समस्या का समाधान हो जाए। और अगर आप उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी दिखा के मुझसे किसी भी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप उनका पीडीएफ बना के मुझे भेज सकते हैं। तो मैं उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर भी आपको समस्या का समाधान आपकी दे सकता हूँ। और यदि आप चाहते हैं दावा लिखाना, प्लीडिंग करना, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, जिस भी प्रकार का आपका दावा है। तो उन सब की मेरी अलग अलग फीसें मैंने निर्धारित की हैं और एक नोटिस मैंने तैयार किया। जैसे ही आप आपके मोबाइल नंबर, आपका नाम, पता और सलाह लेने का रीजन लिख के मुझे भेजेंगे, किस कौन सी कानूनी सलाह किस वजह से आप लेना चाहते हैं, जैसे ही मुझे आप भेजेंगे मैं नोटिस आपको उसके नीचे प्रेषित कर दूंगा, जिसमें मेरा नंबर भी लिखा होगा। ठीक है सर, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि श्रीवास्तव सर हैं हमारे। थैंक्स फॉर यू वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। इन्होंने ये लिखा हुआ है, न्यू अपडेट नोटरी एडवोकेट का क्रिएट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब मिलेगा? श्रीवास्तव साहब, थैंक्स फॉर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुक्रिया। मेरे भी एक मित्र हैं देवेंद्र सक्सेना वकील साहब, कोर्ट में ही है, मेरे साथ में वकालत करते हैं, काफी अच्छे मित्र हैं मेरे, काफी इंटेलिजेंट हैं और समझदार भी हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए, आपने थैंक्स कहा इसके लिए। अब हम अगले व्यूअर्स को देखते हैं। हमारे अगले व्यूअर्स हैं शोभिता द्विवेदी साहब हैं हमारे। इन्होंने गुड सर लिखा है हमारे एक वीडियो के नीचे, तो थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और उसके बाद है हमारे पीजीएस गेमर। मेरी बहन ने मेरी माँ से वसीयत रजिस्टर करवा ली है, मैं क्या करूं? मेरी बहन ने मेरी माँ से वसीयत रजिस्टर करवा ली है, मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? बिल्कुल, वास्तव में सर आपका एक वाजिब क्वेश्चन है। क्या पूरी संपत्ति करवा ली सर? क्या 100% ही कि कोई छोड़ी आपके लिए या दूसरे भाइयों के लिए छोड़ी है? या उन्होंने उनका अंश जो बनता है बहन का वही वसीयत करवाया? क्या स्थिति है सर? आप एक लाइन में लिख देते हैं और मुझसे सवाल की अपेक्षा करते हैं मैं आपको किस प्रकार से जवाब दूं, लेकिन फिर भी मैं जनरल जवाब दे देता हूं आपको। इसके लिए वसीयत को शून्य कराने का आपको दीवानी मुकदमा कोर्ट में जज साहब के सामने पेश करना होगा। इसको डिक्लेरेशन सूट कहते हैं, रजिस्टर्ड वसीयत को शून्य घोषित करवाने का। ये जो है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 में दस्तावेजों को आप निरस्त और रद्द कराने का दावा अदालत में पेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ आधार और ठोस ग्राउंड होना चाहिए। जैसे कि पूरी संपत्ति की वसीयत अगर करा ली है, तो चूंकि पुत्र आप भी हैं,
आपका भी उसमें हिस्सा है, तो आपका जो हिस्सा बनता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, उस हिस्से को आप निकाल कर अपने पास पहले रख लें। आप पहले क्लियर हो जाएं कि आपका हिस्सा कितना है। उसके बाद उस हिस्से को आधार बनाते हुए कि ये मेरा हिस्सा बनता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, और इस हिस्से का मैं, ये पैतृक संपत्ति, आपकी स्वर्जित संपत्ति, ये भी नहीं लिखा सर आपने। मेरे अक्सर व्यूवर से एक एक लाइन लिख देते हैं बड़ी बड़ी समस्याओं को और सवाल पूछते हैं, तो वो इतनी गहराई के सवाल होते हैं कि अगर आमने सामने हो तो मैं आपसे 1000 सवाल पूछूं उसमें, कि प्रॉपर्टी पैतृक है कि स्वअर्जित है कि किसी ने दान की है, क्या रीजन है, वो हर चीज में अलग अलग स्थिति लागू होती है सर। लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का, जैसा आपने सवाल पूछा वैसा मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो आप उसमें सर उस जो आपका अंश है उसके स्वत्व घोषणा की मांग करते हुए उस हिस्से तक आप, वो वसीयत उन पर प्रभावकारी बंधनकारी नहीं होगी, शून्य होगी। इस बात की घोषणा अदालत से करवाई जाए और मेरे हिस्से का मुझे मालिक घोषित किया जाए और इस पर कब्जा दिलवाया जाए। इस प्रकार का एक सिविल सूट आप कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। इस दावे के साथ आपको आदेश 7 नियम 14 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत दस्तावेज की सूची पेश करना होगी। जिस प्रॉपर्टी को आप वसीयत में दिया जाना बता रहे हैं, यदि वो नगर पालिका की है तो भवन प्रमाण पत्र, और खेती की है तो खसरा बीवन नक्शा और ऋण पुस्तिका, तमाम दस्तावेज आपको पेश करना होंगे, आपकी जिम्मेदारी है। बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे होगा धारा 104 एविडेंस एक्ट के तहत। अब हम अगला सवाल देखते हैं। आदित्य साहनी, ओह सर, आदित्य साहनी सर का तो ये सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया है सर, और आपके सवाल के जवाब में मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 70 विशेषाधिकार रहित वसीयत को जो निरस्त किस प्रकार से किया जाता है उसका सारा प्रावधान इसी में दिया गया है। आपके जो सवाल हैं ए बी सी की वसीयत, अंतिम वसीयत किस प्रकार के वेद होगी, किस प्रकार से, ये पूरी डिटेल में मैंने मेरे उस वीडियो में बनाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। स्पेशली वीडियो मैंने इसी ऊपर बनाया है कि 3 वसीयत हैं तो कौन सी वेद होगी, पहली या आखिरी। एक काफी अच्छा सवाल है सर आपका, और उस पर मैंने वीडियो जहां तक मुझसे बन सकता था, जहां तक मैंने सर्च किया उसके आधार पे मैंने आपको जवाब दे दिया है। लेकिन यदि आपको उससे भी अगर ऐसा लगता है तो आप अपने जहाँ पे भी आप जिस भी जगह है वहां पे आपके एडवोकेट से आप संपर्क करें, आपके वकील साहब से। वो पूरे केस को आपके भलीभांति सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे, और उसके बाद आपको जो सलाह देंगे आप उस सलाह को फॉलो करिए। लेकिन मेरे द्वारा जहां तक जानकारी क्वेश्चन के आधार पर बन सकती थी मैंने दे दी है, लेकिन ये आपके केस में किस प्रकार से अप्लाई होगी इसके लिए आप अपने वकील साहब से मिलके संपर्क करके और उनके द्वारा दी गई राय के आधार पर आप आगे की कार्रवाई करें सर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आदित्य सर का ही क्वेश्चन है ये। इसके आगे सर फिर हमारे शर्मा जी वकील साहब, डी के शर्मा वकील साहब, गंगानगर राजस्थान के, बहुत स्पष्ट जानकारी श्रीमान जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत 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 शुक्रिया श्रीमान जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने इतने अच्छे सवाल किए और इतने अच्छे सवालों का जवाब देने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और आप ही के अलावा कई लोगों की भी समस्या का इससे समाधान हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आबिद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। सर आप मोबाइल नंबर सेंड करने की कृपा करें, मुझे आपसे दावे के विषय में बात करनी है। तो आबिद हुसैन सर, आबिद हुसैन साहब, मैंने अभी ऊपर इसी के बारे में चर्चा करके डिटेल जानकारी दी है। जो मैंने जानकारी दी है आप उस प्रोसेस को फॉलो करें, तो उसके बाद मैं आपको मेरा नंबर भी सेंड कर दूंगा, ठीक है सर। उसके बाद है जस्ट कॉन्ट्री, सिग्नेचर की जगह ही, सिग्नेचर की जगह कोई पहले पहले अनपढ़ नाम लिखता था फिर अब अंगूठा लगाता है तो क्या चलेगा, क्या जा सकता है? मतलब पहले सिग्नेचर करता था और अब अंगूठा लगाता है। ऐसा होता है सर बहुत सी जगह कि कई जो लोग हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वो उनके दस्तखत बनाना सीख जाते हैं और दस्तखत भी इतनी स्लो गति से करते हैं वो, कि जैसे किसी का नाम है नीलम, तो नी ला म, मतलब उसको लिखने में ही वो कम से कम 60 सेकंड या 1-1.5 मिनट लगा देते हैं। तो ऐसी दशा में फिर वो अंगूठा लगाना चालू कर देते हैं। तो सर उसमें ये है कि अंगूठे की जो लकीरें हैं वो तो हर व्यक्ति की रहती हैं। आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जब दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, सिग्नेचर के साथ उनका अंगूठा जरूर लगवाया जाता है, थंब। वो जो बायोमेट्रिक्स होता है, जिसको कहते हैं थंब, थंब वाला बायोमेट्रिक्स, उसमें जैसी लाइट जलती है तो उस पर अंगूठा रखा जाता है। तो आपके ये अंगूठे की जो लाइन है ये उसमें पूरी कैप्चर हो जाती है।
तो आपकी आइडेंटिफिकेशन उससे हो जाती है। तो अंगूठे से भी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, सिग्नेचर से भी हो जाती है। अब वो सवाल ये है कि वो कहीं दस्तखत करते हैं और कहीं जो है कि अंगूठा लगाते हैं। जो सवाल आपने पूछा है ये उसी को उसके नीचे पूछा है कि नोटरी एंड सिग्नेचर लीगल सिग्निफाइस ऑफ शॉर्ट एंड फुल सिग्नेचर, मतलब लघु और शॉर्ट हस्ताक्षर के बारे वाला जो मेरे वीडियो है, तो उसमें अगर वो नियमित रूप से जो भी करते हैं उसी वैलिड माना जाएगा सर। और चूंकि रहेंगे तो उन्हीं के दस्तखत, अंगूठा भी वो लगाते हैं तो वो उन्हीं का रहेगा, उसमें निशानी अंगूठा लिखा जाता है कोर्ट में जहां भी लगाते हैं, निशानी अंगूठा उनका नाम पूरा लिखा जाता है। अंगूठा भी वैलिड है, दस्तखत भी वैलिड है सर। लेकिन आदमी का इंटेंशन धोखाधड़ी का नहीं होना चाहिए, मतलब फर्जी तरीके से नहीं होना चाहिए कि उसने एक जगह दस्तखत कर दिए और दूसरी जगह अंगूठा इस मकसद से लगाया कि वो धोखा दे सके और वो कह सके कि मैं तो दस्तखत करता था, अंगूठा नहीं लगाता था। तो ये स्थिति एक अलग होगी सर। और आप बोनाफाइडली स्वाभाविक रूप से आप कार्य कर रहे हैं और किसी मजबूरी के कारण आपने दस्तखत करना बंद कर दिए हैं और अंगूठा लगाना चालू कर दिया, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मजबूरी भी नहीं है और आप अंगूठा क्यों लगा रहे हैं फिर आखिर? भाई आपको कुछ तो रीजन करना होगा, कुछ तो कारण आपके मन में होगा, आप जो आप बता नहीं पा रहे हैं मुझको या आपने बताया नहीं। भाई या तो आप अंगूठा लगाएं या आप दस्तखत करें, दो महीनों से में से एक चीज का आपको चयन करना होगा। लेकिन ऐसा जनरली हो जाता है जैसे कि आपने बताया, तो फिर एक ही चीज पकड़ लें सर आप, या तो अंगूठा लगाएं या दस्तखत करें, ताकि वो नियमित रूप से सब जगह आप जब करेंगे तो उसी में आप ही का फायदा होगा। जिस वीडियो के नीचे आपने मुझसे सवाल किया है उसमें मैंने 40 जगह बताई हैं, जिन 40 जगहों पे व्यक्ति सामान्यतः जैसे दस्तखत करता है तो माना जाता है कि उसके नियमित दस्तखत हैं और वो उसी के दस्तखत माने जाते हैं। तो आप उसको एक चीज को चयन कर लें और उसी को इस्तेमाल करें सर, चलेगा, दोनों ही चलेगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फिर डीके शर्मा साहब, प्रणाम कर रहे हैं सर। प्रणाम सर, नमस्कार सर। और उसके बाद हैं ममता अग्रवाल, मैडम हैप्पी न्यू ईयर सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको भी। ममता अग्रवाल मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से भी आपको, नए साल की शुभकामनाएं। और आपने मुझे इस बात की याद दिला दी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से पूरे ऑल इंडिया के तमाम लोगों को और तमाम अधिवक्ताओं को और मेरे तमाम व्यूवर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी न्यू ईयर, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, आपके जीवन में खुशियां आए, आपकी तमाम मुसीबत और परेशानियां दूर हों, आपकी तमाम समस्याएं दूर हों, आपसी लड़ाई झगड़े दूर हों, पिता पुत्र के संबंध अच्छे हों और परिवार में मधुरता रहे और हर तरह के तमाम कष्ट आपके जीवन में से दूर हों और आप खुशियों भरा जीवन जिएं और जीवन की उन उन्नतियों तरक्कियों को छुएं जिनके आप ख्वाब देखते हैं, जिनके आपके अंदर आपके मन में आपकी इच्छाएं उमड़ती हैं कि मैं उस ऊंचाई तक पहुंच जाऊं अपने जीवन में। आप अपने जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंचें और नया साल आपके जीवन में एक नया उजाला लेके आए। इसी के साथ आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो, सभी को मुबारकबाद हो। ममता अग्रवाल मैडम साहब को, साहिबा को मेरी तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से और तमाम ऑल इंडिया के व्यूवर्स को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, धन्यवाद। तो इस प्रकार से आज का सर जो हमारा वीडियो स्पेशली था व्यूवर्स के सवालों के ऊपर ही था और इसमें मैंने कुछ अगर मुझसे ऐसी बातें कहने में आ गई तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा मकसद सिर्फ ये कहना था, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ पिता पुत्र के ऊपर, कि पिता और माता ईश्वर समान होते हैं और उनके चरणों में हमें गिर के उनकी सेवा हमें करना चाहिए। चाहे आप जिस भी धर्म मजहब से आप ताल्लुक रखते हो, लेकिन पिता पुत्र का हमें हमें माता पिता का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, हाथ बांध के उनके सामने खड़े होना चाहिए, उनकी आवाज़ से ऊंची आवाज़ नहीं करना चाहिए। जब हम उनके साथ चल रहे हों, वो जब आगे चल रहे हों, तो जब तक उनके पीछे चलना चाहिए हमें उनके अदब और सम्मान में, और जब तक वो बैठे नहीं तो उनसे पहले हमें नहीं बैठना चाहिए, नीची आवाज़ में उनसे हमें बात करना चाहिए। तो ये एक माता पिता और पुत्र का जो है, और एक बहुत कड़वी परीक्षा होती है सर, जब माता पिता से हमारे कुछ संबंध में कड़वाहट आ जाती है तो उसको तुरंत दूर कर लें सर, ज़्यादा समय किसी को रहना नहीं है यहाँ। तो इस प्रकार से सर मैंने जो है कि लगभग लगभग सभी लोगों के सवाल के जवाब दे दिए हैं और उम्मीद है आपको समस्याओं के समाधान हुए होंगे। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो इस प्रकार से मैंने सर आप सभी लोगों के तमाम सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं। आज मैंने स्पेशली जो वीडियो व्यूअर्स के सवाल के ऊपर ही रखा था,
और हमारे आबिद हुसैन साहब ने भी जो मुझसे कहा है जो, तो मैंने उनको आपको बता दिया कि सर आप भी आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, आपका पता और कानूनी सलाह जानने का कारण आप लिख के मेरे उस पे भेजें आप वीडियो के नीचे। तब मैं मेरा एक लीगल जो सूचना मैंने तैयार की है वो आपको भेज दूंगा। उसके बाद फिर उसी में मेरा नंबर भी होगा। जैसा कि मैंने वीडियो में एक और साहब ने मुझसे सवाल पूछा था, तो उनको भी मैंने यही जवाब दिया है जो जवाब मैंने आपको दिया है। और इसी के अलावा हमारे अन्य जो व्यूअर्स हैं उनके भी सवालों के जवाब मैंने आज के वीडियो में दिए हैं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।